हेलो एवरीवन, आज एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस और मैं अमरजीत। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वह होगा अंडजनन अर्थात ओजेनेसिस के बारे में। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अंडजनन या ओजेनेसिस। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं अभी तक हमने किन किन टॉपिक्स पे चर्चा की है, किन किन टॉपिक्स को पढ़ा है। तो उसमें आपका है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेटोजेनेसिस का स्पर्मेटोजेनेसिस तक हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो आपको बताने वाले हैं वह होगा गैमेटोजेनेसिस का सेकंड स्टेप, जिसको आप अंडाणु जनन के नाम से जानते हैं। तो एक अंडाणु जनन एक बहुत ही इंटरेस्टेड प्यारा सा टॉपिक है। तो बने रहिए आप वीडियो की लास्ट तक और देखते रहिए अंडाणु जनन की प्रक्रिया कब, कहाँ और कैसे संपन्न की जाती है। तो सबसे पहले आपको परिभाषा बता देता हूँ अंडजनन कहते किसे हैं। तो अंडजनन वह प्रक्रिया है जिसमें अंडाशय के अंदर अंडाणु द्विगुणित अंडाणु मातृक कोशिका से आगुणित अंडाणुओं का निर्माण किया जाता है। तो अंडाणु जनन किसे कहते हैं? अंडाशय के अंदर उपस्थित द्विगुणित अंडाणु मातृक कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप आगुणित अंडाणु कोशिका का निर्माण करना अंडजनन कहलाता है, ओजेनेसिस कहलाता है। ओजेनेसिस की जो शुरुआत होती है मैं आपको बता दूं उस समय हो जाती है जिस समय स्त्री का भ्रूण लगभग 25 वीक्स का होता है। यानी जब स्त्री का भ्रूण माँ के गर्भ में ही होता है उसी समय स्त्री में अंडाणु जनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ओजेनेसिस क्या है? स्त्री के भ्रूणी डेवलपमेंट के दौरान ही होने वाली एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जिसके दौरान अंडाणुओं का निर्माण किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि जिस समय स्त्री में अंडाणु जनन प्रारंभ होता है उस समय उसका भ्रूण जो है 25 वीक्स का होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो अंडाणु जनन है वह जो है शुक्राणु जनन की भांति ही 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जिसको आप गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था के नाम से जानते हैं। यानी मल्टीप्लिकेशन फेज होगा, ग्रोथ फेज होगा और मैच्योरेशन फेज होगा। तो इन तीनों चरणों के पश्चात स्त्री में अंडाणु का निर्माण होगा और वह अंडाणु क्या करेगा? शुक्राणु के साथ निषेचित करके एक नए ऑफस्प्रिंग्स, एक नई संतान का निर्माण करेगा। ठीक, तो ओजेनेसिस में आपको बता दूं कि अंडाशय के ग्राफियन फोलिकल्स में ग्राफियन कोशिकाओं में होने वाली एक प्रक्रिया है। तो अंडजनन में आपको बता दूं कि अंडजनन ग्राफिकल अंडाशय के ग्राफिकल कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया है जिस पर पीयूष ग्रंथि से स्रावित फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इन चारों हार्मोन्स का कंट्रोल होता है। अर्थात जो अंडजनन होगा कहाँ होगा? अंडाशय के ग्राफियन फोलिकल्स में, ग्राफियन कोशिकाओं में, और उन ग्राफियन कोशिकाओं में पीयूष ग्रंथि से स्रावित फोलिकल स्टिमुलेटिंग यानी FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स यानी LH का नियंत्रण होता है। और साथ ही साथ जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनके द्वारा स्रावित एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के द्वारा ही अंडाणु जनन की प्रक्रिया बिल्कुल कंप्लीट होती है। इनके नियंत्रण में ही ओजेनेसिस संपन्न किया जाता है। तो कौन कौन से हार्मोन्स अंडजनन में भाग लेते हैं? फोलिकल स्टिमुलेटिंग यानी FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स यानी LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये चारों हार्मोन्स मिल करके अंडाणु जनन की प्रक्रिया को कंप्लीट करने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं।
ठीक, तो अंडजनन कहाँ होगा? अंडाशय में होगा। अंडाशय में कहाँ होगा? ग्राफिकन पुटिका में होगा। ग्राफिकन पुटिका में कब होगा? जब भ्रूण लगभग 25 सप्ताह का होगा। तो जब स्त्री का भ्रूण 25 वीक्स का होता है उसी समय अंडाशय की ग्राफिकन पुटिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप अंडाणुओं का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, जिस पर फोलिकल स्टिमुलेटिंग, ल्यूटिनाइजिंग, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का नियंत्रण होता है। तो शुक्र जनन के जैसे ही अंड जनन भी 3 चरणों में संपन्न होता है, जिसको हम गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था, परिपक्व प्रवस्था यानी मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज के नाम से जानते हैं। तो आइए हम अब क्या करते हैं, इन चरणों के बारे में एक एक करके विशेष रूप से आपको बताते हैं कि इन चरणों में आखिर क्या क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहली जो अवस्था है गुणन प्रवस्था, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन फेज के नाम से जानते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि गुणन प्रवस्था कब और कैसे किया जाता है। तो गुणन प्रवस्था वह प्रवस्था है जिसका निर्माण भ्रूणी अवस्था में ही पूरा हो जाता है, भ्रूणी अवस्था में होता है और भ्रूणी अवस्था में ही पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो गुणन प्रवस्था जो है वह भ्रूणी अवस्था में ही कंप्लीट हो जाता है। गुणन प्रवस्था में होता क्या, मैं आपको बता दूं कि गुणन प्रवस्था में जो आपका प्रिमोर्डियल सेल्स है, यानी जो ग्राफिकन पुटिका है, ग्राफिकन पुटिका में जो प्रिमोर्डियल सेल्स है, इसमें बार बार समसूत्री विभाजन होता है और बार बार समसूत्री विभाजन होने के बाद एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है, जिसको हम ओगोनिया कोशिका या अंडाणु मातृ कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक, तो गुणन प्रवस्था भ्रूणी अवस्था के दौरान ही संपन्न होने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें ग्राफिकन पुटिकाओं में जो प्रिमोर्डियल सेल्स होती हैं वे बार बार समसूत्री विभाजन करके अंडाणु मातृ कोशिका ओगोनिया का निर्माण कर लेती है। तो गुणन प्रवस्था पूरा आपका भ्रूणी अवस्था में ही कंप्लीट हो जाता है, जिसके दौरान द्विगुणित अंडाणु मातृ कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक, इसके बाद दूसरी अवस्था प्रारंभ होती है, वृद्धि प्रवस्था। गुणन प्रवस्था में मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जो ओगोनिया सेल्स हैं यह बिल्कुल बन करके तैयार हो जाती हैं और कोशिकाएं प्रवेश कर जाती हैं सेकंड स्टेप, जिसको आप ग्रोथ फेज के नाम से जानते हैं। तो ग्रोथ फेज अंड जनन के दौरान होने वाली सबसे लंबी प्रक्रिया है। लंबी क्यों होती है? क्योंकि इसका निर्माण भ्रूणी अवस्था के दौरान ही हो जाता है, लेकिन जो वृद्धि अवस्था का चरण है वह मियोसिस डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में जाकर रुक जाता है और तब तक रुका रहता है जब तक कि स्त्री का जो जीवन काल है वह 12 से 13 साल तक नहीं पूरा हो जाता है। अर्थात भ्रूणी अवस्था में प्रारंभ हो जाती है, प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में जाकर के रुक जाती है और तब तक रुकी रहती है जब तक कि स्त्री की यौना अवस्था आरंभ नहीं हो जाती है, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का विकास नहीं हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि स्त्री में जो यौनावस्था का आरंभ होता है वह लगभग 12 से 13 साल की अवस्था में पूरा होता है। तो भ्रूणी अवस्था से लेकर के 12 से 13 साल तक की अवस्था तक रुके रहने के कारण वृद्धि अवस्था अंडाणु जनन में सबसे लंबी प्रवस्था के नाम से जानी जाती है। ठीक, तो वृद्धि प्रवस्था में क्या होता है, गुणन प्रवस्था के दौरान जो ओगोनिया सेल्स बनी हैं इसमें क्या होता है, वृद्धि एवं विकास होता है। वृद्धि एवं विकास होने के बाद यह सेल्स जो है प्राइमरी ओसाइट्स बनाती हैं, यानी प्राथमिक ओसाइट्स बना लेती हैं। जो प्राथमिक ओसाइट्स हैं इन्हीं में ग्रोथ फेज होता है, यानी इनके आकार में, इनकी संरचना में
वृद्धि हो जाती है। आकार एवं संरचना में वृद्धि होने के पश्चात इनमें क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन का प्रारंभ होता है। तो वृद्धि अवस्था में क्या होता है, प्राइमरी oocyte सेल में वृद्धि एवं विकास के फलस्वरूप अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम प्रारंभ होता है, जिसमें क्या होता है, एक कोशिका दो कोशिका में बट जाती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित हो जाती है। तो अर्धसूत्रीय विभाजन प्राय यही तो होता है, एक जो विपरीत कोशिका है वह दो अगुणित कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वृद्धि प्रवस्था केवल जो है मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट तक ही पूरी होती है, बाकी उसी बीच में रुक जाती है और तब तक रुकी रहती है जब तक कि स्त्री की आयु 12 से 13 साल नहीं हो जाती है, अर्थात जब तक उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी यौनावस्था का आरंभ नहीं हो जाता है। ठीक, तो वृद्धि प्रवस्था कब तक चलती है, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट तक, यानी भ्रूण अवस्था में ही प्रारंभ होती है और वहीं रुक जाती है। फिर क्या होता है, स्त्री का जन्म होता है, जन्म होने के बाद उसकी आयु धीरे धीरे बढ़ती है, 12 से 13 साल हो जाती है और जब उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स विकसित हो जाते हैं तो उसके बाद जो बची हुई स्टेप्स हैं कैसे कंप्लीट होते हैं, धीरे धीरे आगे देखते हैं। तो कंप्लीट कहां तक हुआ था, प्रोफेज फर्स्ट। इसके बाद की जो प्रक्रिया है वह 12 से 13 साल बाद प्रारंभ होती है। प्रारंभ होने के बाद क्या है, प्रोफेज के जितने स्टेज हैं पूरे होते हैं। इसके बाद जो मियोसिस फर्स्ट है यह कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट होता है यह एक कोशिका से दो कोशिका में बढ़ जाता है। इस बार क्या होता है, असमान अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। जो प्राइमरी oocyte सेल है इसमें मियोसिस फर्स्ट होता है, लेकिन मियोसिस फर्स्ट में इस बार क्या होने वाला है, असमान विभाजन होने वाला है। यह केवल विभाजन इसलिए किया जाता है ताकि गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित से अधिक हो जाए। इसमें क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट में दो कोशिकाएं बनती हैं जिसमें असमान विभाजित होने के कारण एक का आकार बड़ा रहता है और एक का आकार छोटा हो जाता है। जिसका आकार बड़ा रहता है उसको हम सेकेंडरी oocytes कहते हैं और जो कोशिका आकार में छोटी होती है उसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी के नाम से जानते हैं। ठीक, जब सेकेंडरी oocytes बन जाती हैं तो जो आपका ग्रोथ फेज है वह समाप्त हो जाता है। ग्रोथ फेज के बाद स्टार्ट होता है आपका मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, जो सेकेंडरी oocytes सेल्स बनी है अब इसमें मियोसिस सेकंड होगा। जब इसमें मियोसिस सेकंड होगा तो एक बार फिर से इस कोशिका से दो कोशिकाएं बनेगी, लेकिन विभाजन असमान होगा, जिसके कारण एक कोशिका बड़ी हो जाएगी फिर से और एक कोशिका फिर से छोटी हो जाएगी। इस बार इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी पोलर बॉडी, क्योंकि एक बार फर्स्ट पोलर बॉडी बना था मियोसिस फर्स्ट में, सेकंड में क्या होगा फिर से एक बॉडी बनेगी, इसको हम सेकेंडरी पोलर बॉडी के नाम से जानते हैं। और यह सेकेंडरी पोलर बॉडी जो है अंडाणु के पीत कोशिकाओं के बीच में लगी होती है। तो एक जो सेल्स बड़ी वाली बनती हैं उसी को हम एग सेल्स या ओवम के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देना कि स्त्री में प्रायः एक प्राइमरी oocyte से एक ओवम या एक एग्स का ही निर्माण होता है। तो हर बार अंडाणु जनन के दौरान केवल एक अंडाणु का ही निर्माण किया जाता है। ठीक, और ध्यान देने वाली बात क्या है कि ग्राफिकल फॉलिकल्स यानी ग्राफिकल गुटिकाओं में जब मल्टीप्लिकेशन फेज होता है तो उस समय उनमें कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, लगभग 4 लाख। यानी जिस समय स्त्री का जन्म होता है, स्त्री के जन्म के समय उसमें प्राइमरी oocytes की संख्या कितनी होती है, लगभग 4 लाख। तो 4 लाख प्राइमरी oocytes में से जो स्त्री होती है वह अपने पूरे जन्म काल में सिर्फ 400 से 500 सेकेंडरी oocytes ही बनाती है। यानी प्राइमरी oocytes अवस्था में ही स्त्री का जन्म हो जाता है। यह अवस्था भ्रूण अवस्था में प्रारंभ होगी, यह अवस्था जन्म के समय प्रारंभ होगी।
जब स्त्री का जन्म होता है तो जो ओसाइट्स होते हैं ना प्राइमरी ओसाइट्स, वो गोनिया से प्राइमरी ओसाइट्स बन जाते हैं। तो प्राइमरी ओसाइट्स अवस्था में स्त्री का जन्म हो जाता है और जन्म के पश्चात प्राइमरी ओसाइट्स की संख्या स्त्री के अंडाशय में कितनी होती है? 4 लाख। लेकिन उसमें से वह अपने लैंगिक परिपक्वता आने पर अपने पूरे जनन काल में सेकेंडरी ओसाइट्स कितना बनाता है? उसमें से केवल 400 से 500, और इस 400 से 500 सेकेंडरी ओसाइट से प्रत्येक महीने एक अंडाणु का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से प्रत्येक महीने एक प्राइमरी ओसाइट से एक एग सेल्स का ही निर्माण होता है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अंडाशय से निकल करके जाता है आपके अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में ही क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। एक बन गया, कैसे बना? 3 स्टेप में बना, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ? ध्रुवीय अवस्था में ही गैफिकन कोशिकाओं में जो प्रिमोर्डियल सेल्स हैं बार बार समसूत्री विभाजन करके क्या बना लिया? ओगोनिया सेल्स बना लिया, अंडाणु मात्र कोश के बना लिया। इसके बाद वृद्धि अवस्था प्रारंभ हुई। वृद्धि अवस्था प्रारंभ हुई तो इसमें क्या होगा? जो प्राइमरी ओसाइट्स बनी हैं इसमें वृद्धि एवं विकास होगा और असूत्री विभाजन का प्रारंभ होगा। असूत्री विभाजन का स्पष्ट अवस्था तक जाते जाते ही बच्चे का जन्म हो जाता है और यह उसी अवस्था में रुक जाती है जिस अवस्था में है, यानी स्पष्ट नहीं रुक जाता है। बाकी का जो चरण है 12-13 साल बाद संपन्न होता है। 12-13 साल बाद क्या होता है? प्राइमरी ओसाइट्स से सेकेंडरी ओसाइट्स बनती हैं। और मैं आपको बता दूं जिसमें बच्चे का जन्म होता है, मैंने पहले आपको बताया, फिर आपको बता रहा हूँ उस समय जो प्राइमरी ओसाइट की संख्या होती है लगभग 4 लाख होती है, लेकिन 4 लाख में से सेकेंडरी ओसाइट्स कितनी बनती है? केवल 400 से 500। इस 400 से 500 में क्या होता है? प्रत्येक महीने एक एक कोश का निषेचन के लिए अंडवाहिनी में जाती रहती है। ठीक, तो इस तरह से एक प्राइमरी ओसाइट से एक एग सेल का ही निर्माण होता है, जबकि स्पर्म के दौरान क्या होता है? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते थे, लेकिन नहीं कितना बनता है? केवल एक बनता है। इतना क्लियर हुआ? फिर देखिए जो एग्स बनते हैं वह दिखाई कैसे पड़ते हैं? तो मैं आपको बता दूं, यह जो आप फिगर देख रहे हैं यह एक ओवम का है, एक एग का है। ठीक, तो एक एग या ओवम लगभग 100 माइक्रोन का होता है, जिसमें 3 लेयरिंग पाई जाती है। सबसे बीच में उसका न्यूक्लियस होता है, सबसे आउटर लेयर को हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं, सेकेंड लेयर को हम जोना पेलिसिडा कहते हैं, और जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसको हम वीटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। वीटेलाइन मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इसके साइटोप्लाज्म होते हैं और बीच में एक अवरोधित केंद्रक पाया जाता है। ठीक, तो इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ oogenesis, और oogenesis से क्या हुआ? एक एग का फॉर्मेशन हुआ। उस एग में क्या क्या है? सबसे अंदर एक अवरोधित न्यूक्लियस है, उसके बाहर कुछ उसके कोशिका द्रव्य हैं, उसके बाहर 3 लेयर है। सबसे फर्स्ट लेयर को हम वीटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, सेकेंड लेयर को हम जोना पेलिसिडा कहते हैं और थर्ड लेयर को हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो यह एग्स बन जाएगा अंडाशय में, और अंडाशय में क्या होता है? अंडाशय से लगभग जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसकी जो लाइफ स्पान होती है लगभग 27 से 28 डेज का होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो समय होता है कितना होता है? 28 डेज का। उसी के बिल्कुल बीचों बीच यानी 14वें दिन यह जो एग्स है वह अंडाशय से निकल करके अंडवाहिनी में प्रवेश करता है, जहां से निषेचन के लिए कहां पर रुका होता है? एम्प्यूला में। अब क्या होगा? यह अंडाणु बन गया और निषेचन के लिए कहां चला जाएगा? अंडवाहिनी में चला जाएगा। जब वह अंडवाहिनी में जाएगा तब क्या होगा? स्पर्म स्विमिंग करते हुए तैरते तैरते इसके पास आएगा। सबसे पहले कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेगा, फिर जोना पेलिसिडा को, और लास्ट में वीटेलाइन मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस के साथ जा करके कंबाइन हो जाएगा और जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से
अंडाणु जनन के दौरान एक प्राइमरीओसाइट से एक सेल बनते हैं और प्रत्येक महीने एक एक करके अंडाशय से निकल करके अंडवाहिनी में निषेचन के लिए जाते हैं। ओजेनेसिस कंप्लीट हुआ। आई होप आप बिल्कुल समझ गए होंगे। और मैं आपको बता दूं नेक्स्ट हम जिस वीडियो पे बात करेंगे वह होगा फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बारे में। तो आप देखते रहिए लगातार स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस, क्योंकि स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस पे आपको सारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टॉपिक्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि जो भी नए वीडियोस हों वह आप तक पहुंचते रहें।